वेलकम टू हिडन जीनियस। एक आदमी ने अपनी जिंदगी, अपनी फैमिली का पैसा और अपनी इज्जत सब कुछ दांव पर लगा दिया, सिर्फ एक ऐसे ख्वाब के लिए जो उस वक्त पागलपन लगता था। एक ऐसी मशीन जो बिना घोड़े के खुद चल सके। लोग उसे पागल समझते थे, उसके पार्टनर्स उसका साथ छोड़ गए और उसकी फैक्ट्री तबाही के किनारे तक पहुंच गई। लेकिन वो आदमी हार मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्वाब था, एक ऐसी मशीन जो खुद चले। कहानी शुरू होती है 1870 के उस दौर से, जब दुनिया भाप और घोड़े की स्पीड पर चलती थी। लंबे सफर के लिए लोग ट्रेन पर भरोसा करते थे, जो ताकतवर तो थी लेकिन सिर्फ लोहे की पटरियों तक ही महदूद थी और वक्त के साथ बंधी हुई थी। रोजमर्रा की जिंदगी में हर चीज घोड़े पर खड़ी थी। लोग घोड़ा गाड़ी में बैठते थे, वैगन्स इस्तेमाल करते थे और स्टेज कोच चलते थे, जिनकी रफ्तार रूट और घोड़े के हिसाब से काफी कम और गैर मुस्तकिल होती थी। शहरों में ट्रैम्स भी घोड़े ही खींचते थे और उनकी स्पीड भी इसी तरह धीमी और महदूद होती थी। एक घोड़ा रखना आज के जमाने में लग्जरी कार रखने जैसा महंगा सौदा था। खिलाना पिलाना, रहने की जगह देना और उसकी देखभाल करना सब कुछ बहुत खर्चीला था। और इसके साथ साथ एक और बड़ी मुसीबत भी थी। घोड़ों का वेस्ट शहरों में इतना ज्यादा जमा होता था कि सफाई का निजाम पूरी तरह तबाह हो रहा था। बाइसिकल अभी अभी एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बन रही थी, लेकिन स्टीम से चलने वाली गाड़ियां बहुत भारी और नाकाम थीं, क्योंकि उनको चलने से पहले घंटों भाप बनानी पड़ती थी। इसी माहौल में एक जर्मन इंजीनियर पैदा हुआ जिसका नाम कार्ल बेंज था। वो 1844 में पैदा हुआ और कार्लसरूहे यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी, जहां उसका टीचर फर्डिनेंड रेटनबाचर खुद एक साइंटिफिक इंजीनियरिंग का पायनियर था। कार्ल ने अपना करियर स्केल्स बनाने वाली फैक्ट्रीज और पुलों की कंस्ट्रक्शन से शुरू किया, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा एक सवाल घूमता रहता था, क्या कोई ऐसी गाड़ी बन सकती है जो खुद अपनी पावर से चले, बिना किसी घोड़े के। 1871 में उसने मैनहाइम शहर में अपनी पहली कंपनी खोल ली, जो एक आयरन फाउंड्री थी। लेकिन उसका असली जुनून इंजन्स और एक सेल्फ प्रोपेल्ड गाड़ी का ख्वाब था, जो उसे साइकिल की मैकेनिक्स देख देख कर और भी मजबूत होता गया। यहाँ से कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। कार्ल बेंज ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क उठाया। उसकी शुरुआती कंपनीज फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थीं और उसकी फाउंड्री सिर्फ इसलिए बैंकरप्ट होने से बची क्योंकि उसकी होने वाली बीवी बर्टा रिंगर ने अपना डाउरी लगा दिया। फिर जब कार्ल ने अपनी हॉर्सलेस कैरेज पर ऑब्सेसिवली काम शुरू किया, तो उसके इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स बिल्कुल मायूस हो गए। उनको लगता था कि ये सिर्फ रिसोर्सेज का जाया करना है। उस वक्त के सीरियस इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक मोटराइज्ड गाड़ी पर जिंदगी लगा देना किसी खिलौने के पीछे भागने जैसा था। ये सिर्फ पैसों का मसला नहीं था, बल्कि कार्ल की प्रोफेशनल इज्जत भी दांव पर थी। आखिरकार 1883 में उसने अपनी पहली गैस इंजन कंपनी छोड़ दी, क्योंकि उसकी विजन को नजरअंदाज किया जा रहा था, और उसने मैक्स रोज और फ्रीडरिक विल्हेल्म एस्लिंगर के साथ मिलकर एक नई कंपनी बेंज एंड CIE बनाई। अब यहाँ असल प्रॉब्लम समझना जरूरी है, जो कार्ल को हल करनी थी। उसका सबसे बड़ा रियलाइजेशन ये था कि सिर्फ एक भारी इंडस्ट्रियल इंजन को लकड़ी की घोड़ा गाड़ी पर लगा देना कभी काम नहीं करेगा। उस वक्त के इंटरनल कंबस्शन इंजन्स जैसे ऑटो इंजन बहुत भारी और स्टेशनरी होते थे, जो सिर्फ फैक्ट्रीज में पावर देने के लिए बने थे। कार्ल को ऐसी इंजन चाहिए थी जो हल्की हो लेकिन पावर ज्यादा दे। इसे समझने के लिए सोचो कि अगर तुम एक ट्रक का इंजन निकाल कर सीधा एक साइकिल पर लगा दो, तो वो साइकिल चलने से पहले ही टूट जाएगी। कार्ल को पूरा सिस्टम नए सिरे से सोचना था। शैसी, इंजन, ट्रांसमिशन, कूलिंग और इग्निशन सब कुछ एक साथ डिजाइन करना था। और इसके साथ एक और मुश्किल मसला था, स्टीयरिंग का। 4 पहियों वाली गाड़ी को मोड़ना एक जियोमेट्री का मसला था, जो उस वक्त तक अच्छी तरह हल नहीं हो पाया था, क्योंकि पहिए या तो रगड़ने लगते थे या गाड़ी उलट जाने का खतरा होता था। ये एक जाना पहचाना इंजीनियरिंग चैलेंज था। इसलिए कार्ल ने अपनी पहली गाड़ी 3 पहियों पर बनाई, जहां स्टीयरिंग आसानी से और भरोसेमंद तरीके से काम कर सके। यहाँ से कार्ल की मेहनत का दूसरा और सबसे मुश्किल मरहला शुरू होता है, जिसे हम द इम्पॉसिबल बिल्ड कह सकते हैं। सबसे पहले कार्ल ने एक ऐसा छोटा इंजन बनाया जो एक जगह रहकर चल सकता था, लेकिन उसका असली मकसद इस इंजन को गाड़ी में लगाना था। इसलिए उसने इसे और छोटा, हल्का और ज्यादा प्रैक्टिकल बनाया, ताकि ये गाड़ी को चला सके। गाड़ी का फ्रेम बनाने के लिए कार्ल ने साइकिल से आइडिया लिया। उसने लोहे की पतली पाइप से एक हल्का फ्रेम बनाया, उस पर व्हील्स लगाए और व्हील्स के ऊपर रबर के टायर्स लगाए। इंजन की ताकत व्हील्स तक पहुंचाने के लिए चेन का इस्तेमाल किया गया, बिल्कुल साइकिल की तरह। गाड़ी में लगाया गया इंजन एक सिलेंडर वाला था और 954 सीसी का था। ये इंजन गाड़ी के पीछे लगाया गया था, लेकिन अब एक बड़ी मुश्किल सामने थी, इंजन को ठंडा कैसे रखा जाए। आज की कार्स की तरह उस वक्त रेडिएटर नहीं होता था, इसलिए कार्ल ने इंजन को ठंडा रखने के लिए पानी का इस्तेमाल किया। इंजन की गर्मी से पानी धीरे धीरे भाप बनकर उड़ जाता था। इसका मतलब था कि गाड़ी चलाते वक्त बार बार पानी भरना पड़ता था। इंजन को चलाने के लिए कार्ल ने बिजली से स्पार्क पैदा करने का एक नया सिस्टम बनाया। साथ ही उसने एक सिंपल सिस्टम बनाया जो फ्यूल को इंजन तक पहुंचाता था। फ्यूल के लिए उसने पेट्रोलियम से मिलने वाला
एक बहुत जल्दी आग पकड़ने वाला लिक्विड इस्तेमाल किया। ये मशीन आज की कार के मुकाबले में बहुत अजीब और सिंपल लगती थी, लेकिन कार्ल ने इस छोटी सी मशीन में वो सब कुछ डाल दिया था जो एक दिन मॉडर्न कार की बुनियाद बनने वाला था। फिर वो दिन आया जो हमेशा के लिए हिस्ट्री में लिख दिया गया। 29 जनवरी 1886 को कार्ल बेंज ने अपनी बनाई हुई गाड़ी के पेटेंट के लिए एप्लीकेशन दी। कुछ वक्त बाद उसे जर्मन पेटेंट नंबर DRP 37435 मिल गया। इसी पेटेंट को आज ऑटोमोबाइल की हिस्ट्री में एक बहुत अहम माइलस्टोन माना जाता है। लेकिन यहाँ पर कहानी में वो मोड़ आता है जो हर बड़ी कामयाबी के साथ आता है। एक नया मसला खड़ा हो जाता है। 1886 की गर्मियों में जब कार्ल ने पहली बार अपनी गाड़ी को सरेआम टेस्ट किया तो रिवायत के मुताबिक जुलाई के महीने में वो डेमोन्स्ट्रेशन एक बुरी तरह नाकाम हुई। कहा जाता है कि स्टीयरिंग इतनी मुश्किल थी कि गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई और एक दीवार से जा टकराई। लोग जो पहले से ही शकी थे अब और भी मजाक उड़ाने लगे। गाड़ी बहुत ज्यादा शोर करती थी, उसकी बदबू घोड़ों को डराती थी और अर्ली वर्जन्स में गियर्स भी नहीं थे, जिनकी वजह से ये पहाड़ियों पर चल ही नहीं सकती थी। मोटर वैगन सिर्फ हम्बार फैक्ट्री के आंगन में ही काम की चीज लगती थी। सोचो जरा उस वक्त कार्ल कैसा महसूस कर रहा होगा। सालों की मेहनत, सारा पैसा और अपनी इज्जत दांव पर लगाने के बाद जब उसकी गाड़ी सबके सामने एक दीवार से जा टकराई तो ये सिर्फ एक मैकेनिकल फेलियर नहीं थी, बल्कि उसके लिए एक पब्लिक शर्मिंदगी थी जिसने उसके अंदर के उस डर को और भी मजबूत कर दिया जो पहले से ही उसे परेशान कर रहा था। अब यहाँ से स्टोरी का सबसे इमोशनल और सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, जिसे हम द टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। 1888 तक कार्ल बेंज अपनी तीसरी मॉडल तैयार कर चुका था, लेकिन वो खुद एक परफेक्शनिस्ट था और नाकामी के डर से इसे मार्केट में लाना ही नहीं चाह रहा था। उसकी बीवी बर्था बेंज ने अब अपने हाथ में मामला ले लिया। 5 अगस्त 1888 की सुबह कार्ल को बिना बताए बर्था घर से गाड़ी को धक्का देकर दूर ले गई ताकि कार्ल की नींद न टूटे। फिर इंजन स्टार्ट किया और मानहाइम से फॉर्जहाइम अपनी माँ के घर तक का सफर शुरू कर दिया, जो तकरीबन 106 किलोमीटर का एक तरफा फासला था। इस सफर में हर मोड़ पर एक नया चैलेंज था और बर्था ने हर बार अपनी समझदारी से उसे हल किया। उस वक्त पेट्रोल स्टेशन जैसी कोई चीज नहीं होती थी, इसलिए उसने विजलोच नाम के कस्बे में एक फार्मेसी से लिग्रोइन खरीदा और इसी वाकये की वजह से उस फार्मेसी को अक्सर दुनिया का पहला गैस स्टेशन भी कहा जाता है। रास्ते में जब फ्यूल लाइन ब्लॉक हो गई तो उसने अपनी हैट पिन से उसे साफ किया। जब एक तार से चिंगारियां निकलने लगी तो बर्था ने अपनी गार्टर से उस तार को टेम्परेरीली इंसुलेट कर दिया। सबसे दिलचस्प वाकया तब हुआ जब ढलवान रास्तों पर लकड़ी के ब्रेक ब्लॉक्स काम करना बंद करने लगे। बर्था एक लोकल मोची के पास गई और उसे कहा कि वो ब्रेक ब्लॉक्स पर चमड़ा लगा दे, और इस इम्प्रोवाइजेशन को अक्सर मोटर व्हीकल हिस्ट्री की मशहूर तरीन मिसालों में शुमार किया जाता है, जब लेदर को ब्रेक लाइनिंग की तरह इस्तेमाल किया गया। ये छोटी छोटी इंप्रूवमेंट सिर्फ एक औरत की हिम्मत नहीं थी, बल्कि वो प्रूफ थी कि ये गाड़ी वाकई काम कर सकती है। इस सफर का नतीजा सिर्फ ये नहीं था कि वो मंजिल तक पहुंच गई, इसका असली असर बहुत बड़ा था। जब लोगों ने देखा कि एक औरत बिना किसी मर्द की मदद के एक मशीन को 106 किलोमीटर तक चलाकर ले गई तो लोग यकीन करने लगे कि ये कोई खिलौना नहीं है। पब्लिसिटी इतनी ज्यादा हुई कि कार्ल को अपनी गाड़ी में वो सब चेंजेस करने पड़े जो बर्था ने रास्ते में महसूस किए थे, जैसे पहाड़ियों के लिए एक लोअर गियर का ना होना। बर्था के इस हिस्टोरिक सफर ने मोटर वागन को सिर्फ एक इन्वेंशन नहीं रहने दिया, बल्कि एक ऐसी मशीन बना दिया जिसे लोग असल में खरीदने के बारे में सोचने लगे। 1888 के बाद कार्ल बेंज ने मोटर वागन को कमर्शियल तौर पर बेचना शुरू किया। शुरुआत में गाड़ी महंगी थी और बायर्स बहुत कम थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों का भरोसा बढ़ने लगा। कार्ल ने नए और बेहतर मॉडल्स बनाना जारी रखा और 1894 में बेंज वेलो लॉन्च की, जो पहली रिलेटिवली अफोर्डेबल और प्रैक्टिकल कार्स में से एक थी। इस मॉडल ने गाड़ी को ज्यादा बायर्स तक पहुंचाने में मदद की। कंपनी की सेल्स बढ़ती गईं और प्रोडक्शन भी एक्सपैंड होने लगा। 1890 के दशक के आखिर तक बेंज दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट कार मैन्युफैक्चरर्स में शुमार होने लगा था। जो फैक्ट्री कभी बंद होने के करीब थी, वही अब कार्स बनाने वाली एक सक्सेसफुल कंपनी बन चुकी थी। कार्ल बेंज ने सिर्फ एक गाड़ी इन्वेंट नहीं की थी, उसने एक ऐसी इंडस्ट्री की बुनियाद रख दी थी जो आने वाले वक्त में दुनिया के सफर का तरीका बदलने वाली थी। अब अगर हम वापस जाकर देखें तो ये सवाल जरूर उठता है कि दुनिया में पहले भी मशीन्स बनाई गई थी, फिर कार्ल बेंज ही को क्यों क्रेडिट दिया जाता है? 1769 में निकोलस जोसेफ कुग्नो ने एक स्टीम से चलने वाला ट्रैक्टर बनाया था, लेकिन वो इतना आगे से भारी था कि प्रैक्टिकल पैसेंजर यूज के लिए बिल्कुल काम का नहीं था। कार्ल के पेटेंट के चंद महीने बाद ही गॉटलीब डेमलर और विल्हेल्म मेबाक ने भी अपनी मोटराइज्ड गाड़ी बना ली, लेकिन उन्होंने सीधी सीधी एक घोड़ा गाड़ी खरीदी और उसमें इंजन फिट कर दिया। कार्ल बेंज की खूबी ये थी कि उसका मोटर वागन शुरू से आखिर तक एक नया और मुकम्मल डिजाइन था, जो खास तौर पर इंटरनल कंबस्शन प्रोपल्शन के लिए सोचा गया था। इस पूरी कहानी में कुछ छोटे छोटे
हिडन फैक्ट्स भी हैं जो इसे और भी दिलचस्प बनाते हैं। मोटर वैगन का इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम फ्यूल से ज्यादा तेजी से पानी खत्म करता था, इसलिए बर्था को रास्ते में तकरीबन हर कुएं, हर नाले और हर चश्मे पर रुककर पानी भरना पड़ता था। पहली मॉडल में फ्रंट व्हील पर कोई सस्पेंशन भी नहीं था, जिसकी वजह से रास्ते की हर रुकावट सीधा स्टीयरिंग तक महसूस होती थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ गाड़ी की नहीं है। दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आज हमें बिल्कुल आम लगती हैं, लेकिन उनके पीछे भी ऐसी ही हैरत अंगेज कहानियां छुपी हुई हैं। अगर तुम्हें ये जानकर हैरत हुई कि पहली प्रैक्टिकल कार की कहानी इतनी अजीब थी, तो हिडन जीनियस को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला इन्वेंशन शायद तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी का हो, लेकिन उसके पीछे की कहानी तुमने कभी नहीं सुनी होगी।